नमस्कार, एडुसेट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं अंशिका जैन पीजीटी फिजिक्स GSSS खेली लाला से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम, क्लास 9 का। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था? पिछले अध्याय में हमने दो चीजें पढ़ी थी। न्यूटन की गति का प्रथम नियम पढ़ा था और साथ में हमने जड़त्व के बारे में भी पढ़ा था। तो हमने पहले नियम में क्या पढ़ा था कि प्रत्येक वस्तु जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगी और जो मोशन में है वो मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो गति के प्रथम नियम में हमने क्या पढ़ा था? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये जो बॉल है वो रेस्ट पर रहेगी जब तक उसके ऊपर किक किया नहीं जाए। जड़त्व तथा द्रव्यमान में क्या पढ़ा था हमने कि कोई भी बॉडी की कैपेसिटी होती है, उसका एक प्राकृतिक गुण होता है जिसके कारण वो अपनी अपोज करती है, हम उसको चेंज करने की जब हम कोशिश करते हैं। अगर वो विराम अवस्था में होता है तो हम उसे अगर जब गति में करने की कोशिश करते हैं तो वो उसे अपोज करता है। इसी तरह से अपोजिट भी इसी तरह से होता है कि अगर वो गति में है तो उसे अगर हम रेस्ट पर लाना चाहते हैं तो वो उसे अपोज करेगा। तो ये जो जड़त्व की क्वालिटी है, ये जड़त्व का जो गुण है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। कि अगर जड़त्व ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी का भार भी ज्यादा है, और वाइस वर्सा। कि मतलब क्या है कि अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्व ज्यादा होगा, और अगर जड़त्व ज्यादा है तो उससे हम यह भी कह सकते हैं कि उसका द्रव्यमान भी ज्यादा है। जैसे कि इस फिगर में दर्शाया गया है कि भरी हुई बाल्टी को खींचना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू अगर हम खाली बाल्टी को खींच रहे हैं। तो आइए हम आज का विषय स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के विषय रहेंगे, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, गति के द्वितीय नियम के बारे में, मोमेंटम संवेग क्या होता है, गणितीय गणना करेंगे द्वितीय नियम की, द्वितीय नियम के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे और साथ में उससे कुछ न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने आसपास बहुत सारे अनुभव किए हैं जिनसे हम द्वितीय नियम को और ज्यादा डिफाइन हम कर सकते हैं। तो आइए, गति का प्रथम नियम हमें क्या बताता है कि जब तक बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य नहीं करता उसका वेग परिवर्तन नहीं होता। जैसे ही असंतुलित बाह्य बल लगता है उसका वेग परिवर्तन होने लगता है। और वेग परिवर्तन का मतलब क्या है? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मोशन वाले में कि वेग परिवर्तन होता है तो बॉडी हम क्या कहते हैं कि वो क्या हो रही है? त्वरित हो रही है। यही पढ़ा था ना। अगर u हमारा प्रारंभिक वेग है, v हमारा अंतिम वेग है और t हमें समय दिया हुआ है, तो अगर किसी भी वस्तु का वेग परिवर्तन हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं कि उसका त्वरण हो रहा है। तो अब हम इस द्वितीय नियम में हम क्या पढ़ेंगे कि जो वस्तु का त्वरण है वो किस तरह से उसके लगाए गए बल पर निर्भर करता है और उस बल को हम किस प्रकार मापते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, आपको एक तरफ क्रिकेट बॉल दिखाई दे रही है और एक तरफ टेनिस की बॉल दिखाई दे रही है। तो जब किसी पर्सन को टेनिस की बॉल लगती है तो उसे चोट नहीं लगती, लेकिन तेज गति से आती हुई क्रिकेट की बॉल अगर लग जाए तो पर्सन जो है वो घायल हो सकता है। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि किसी खिलाड़ी को बॉल लग जाए तो उसके शरीर से टकरा जाए तो वह घायल नहीं होता, लेकिन क्रिकेट की गेंद टकरा जाए तो घायल हो सकता है। एक ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि जैसे अगर ये आपको मूविंग ट्रक दिख रहा है, चलता हुआ ट्रक है, अगर आप इसके सामने आ जाए, अगर ये बहुत धीमी गति से भी चल रहा है तब भी अगर आप इसके सामने आ जाए तो आपको चोट लगने के चांसेस हैं। लेकिन अगर रुका हुआ ट्रक है और आप उससे अगर टकरा जाते हैं तो आपको चोट नहीं लगती है। तो ये क्या है कि जिसका भार ज्यादा है, दोनों का भार सेम है लेकिन ये गति कर रहा है, इसका वेग ज्यादा है, इसका वेग नहीं है, तो जो चलता हुआ ट्रक है वो क्या कर सकता है? किसी भी व्यक्ति को घायल कर सकता है, लेकिन जो रुका हुआ ट्रक है उसके अंदर घायल करने की क्षमता नहीं है। इसी प्रकार हमारे पास क्या है कि छोटे द्रव्यमान की वस्तु, जैसे बंदूक में से जब गोली निकलती है उसका मास तो कितना छोटा होता है, उसके अंदर बिल्कुल भी भार नहीं होता, बहुत कम भार होता है।
लेकिन जब वो इतनी तीव्र गति से, तीव्र वेग से उसे जब छोड़ा जाता है तो वह व्यक्ति की मृत्यु का भी कारण बन जाती है। तो इन सभी उदाहरणों में हमें क्या पता चलता है कि जो वस्तु का द्रव्यमान है, भार है, और जो उसका वेग है, वो दोनों निर्भर कर रहे हैं किसी भी चीज में मोशन लाने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए, और दोनों का प्रभाव हो रहा है। तो अगर किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो अधिक वेग प्राप्त करेगा उसको, अगर उसके ऊपर अधिक बल लगाया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान है और जो वेग है वो क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं कि इन दोनों को अलग अलग लेने की बजाय, कि द्रव्यमान को हम अलग मेजर कर रहे हैं, वेग का इफेक्ट अलग बता रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इकट्ठे डिफाइन करते हैं। तो एक नई क्वांटिटी जो हमें इसाक न्यूटन ने दी वो क्या थी, हमारी संवेग। संवेग हमें क्या बताता है कि कोई भी वस्तु का द्रव्यमान और वेग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो संवेग की जब हम परिभाषा देते हैं, जब इसाक न्यूटन ने संवेग की परिभाषा दी तो उन्होंने क्या कहा, किसी भी वस्तु का संवेग p किसके बराबर होता है, उसके द्रव्यमान m वेग v के गुणनफल से प्रभाषित किया जाता है। इसे डिनोट किससे करते हैं, p से, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, m इंटू में v के बराबर होती है। तो p जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, m इंटू में v। अब हमें पता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि v की एक डायरेक्शन होती है, वेग हमेशा क्या होता है, एक डायरेक्शन होती है वेग की, और मास की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, भार की तो कोई दिशा नहीं होती। तो अगर वेग की डायरेक्शन होती है तो इसका मतलब क्या है, p की भी डायरेक्शन होती है, और p की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो v की डायरेक्शन होगी। अगर मैं किसी वस्तु को इस दिशा में वेग दे रही हूँ तो उसका संवेग भी इसी दिशा में होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसी डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन के अंदर वेग है उसी डायरेक्शन में संवेग भी होगा। तो हमें क्या पता चलता है, संवेग का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की होती है। अब इसका अगर हमें मात्रक मापना है तो मात्रक किस तरह से माप सकते हैं, हमें पता है भार का मात्रक क्या होता है, सभी बताएंगे हम मुझे एक साथ, वेरी गुड। संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। v यानी कि वेग, वेग का मात्रक कितना होता है, किया था हमने, वेग क्या होता है, सोचो सोचो, यस, वेग होता है विस्थापन बटा में समय। तो उसका क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संवेग का SI मात्रक आ जाएगा। वो किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी कि kg m अपॉन में s। आइए अब हम बल और संवेग का रिलेशन देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि अभी हमने देखा कि जब किसी वस्तु को ज्यादा त्वरित करना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा बल भी लगाना पड़ता है। तो हमने क्या देखा, किसी असंतुलित बल के प्रयोग से हम किसी भी वस्तु के अंदर वेग में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो संवेग है, अगर वेग परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब संवेग भी परिवर्तन हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि बल ही संवेग के परिवर्तन का कारण जो है वो बनता है। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, कार को धक्का लगा रहा है। अगर वो अधिक धक्का लगाएगा लेकिन तब भी कार नहीं चल पा रही है, तो वो क्या करेगा, कुछ देर के लिए धक्का लगाएगा, और क्या देखता है कि जब वो ज्यादा देर के लिए धक्का लगाता है तो थोड़ी देर में कार जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हम क्या करें, एक ऐसी अवस्था का विचार कर रहे हैं जिसके अंदर खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन बहुत समय तक बल लगाने के कारण तभी वो स्टार्ट हो पाती है। अगर हम थोड़ी देर के लिए बल लगाते हैं तो वो स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो ये हमारा क्या था, एक ऑब्जर्वेशन था जो हमने देखा। तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, गति के द्वितीय नियम को परिभाषित करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं, जैसे इस फिगर में दर्शाया गया है कि अगर एक प्रकार का बल लग रहा है, अगर मुझे छोटे मास को, छोटी ही वस्तु को बल लगाना हो तो वो ज्यादा जल्दी भागने लगेगी, ज्यादा वेग से भागने लगेगी। लेकिन अगर मुझे गाड़ी को मैं उतना ही धक्का लगाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, अगर मुझे उसी एक्सेलरेशन से चलाना है, उसी त्वरण से चलाना है।
लेकिन अगर मैं बल सेम लगा रही हूँ तो उसके अंदर कितना होएगा, वो कम मात्रा से त्वरित होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो संवेग में परिवर्तन है वो खाली बल पर डिपेंड नहीं करता है, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने समय के लिए उस बल को लगाया गया है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि जब हम ज्यादा समय के लिए लगा रहे थे तो गाड़ी जो है वो त्वरित हो जा रही थी, लेकिन पहले वो त्वरित नहीं हो रही थी। नेक्स्ट, इससे हमें क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो संवेग में परिवर्तन लगाने वाला बल है, जो हम बाह्य बल लगा रहे हैं, वो किस पर निर्भर करता है, समय की दर पर निर्भर करता है, जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है, जिसमें कि वेग में परिवर्तन होता है। दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो गति के द्वितीय नियम की हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। गति का द्वितीय नियम हमें क्या बताता है, गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। इसका मतलब क्या है, जो भी संवेग में परिवर्तन हो रहा है वो किसके बराबर होता है, असंतुलित बल के बराबर होता है। बराबर इन द सेंस समानुपातिक होता है, मतलब कि अगर मैं उसके अंदर उसे 2 गुना कर दूंगी तो संवेग में परिवर्तन भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर मैं उसे 3 गुना कर दूंगी तो बल में परिवर्तन भी जो है वो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर बल को आधा कर दिया जाए तो संवेग में परिवर्तन भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, इसका मैथमेटिकल वर्जन करते हैं कि ये तो हमने वर्ड्स में पढ़ा कि गति का द्वितीय नियम क्या है, हम इसे मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं। और मैथमेटिकली और ज्यादा क्लियरेंस आ जाती है, जब भी हम किसी चीज को मैथमेटिकली पढ़ते हैं तो हमें और ज्यादा क्लियरेंस आ जाती है कि वो डेरिवेशन जो है वो किस तरह से की गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, एक m द्रव्यमान की कोई वस्तु दी गई है जिसका प्रारंभिक वेग कितना है u और अंतिम वेग कितना है v। पहले वो क्या करे, सपोज करो ये बॉल है हमारे पास मास m की, ये u गति से चल रही थी। मैंने क्या किया, मैं आई और मैंने इसके ऊपर एक किक लगाई। तो अब क्या हुआ, किक लगाने का मतलब क्या है, मैंने इसके ऊपर एक बल लगा दिया F, जिससे कि इस वस्तु की जो गति है वो कितनी हो गई, v। वेग कितना हो गया, v। लेकिन अभी भी मास कितना रहेगा उसके ऊपर, m ही रहेगा। तो ये हमारे पास, ये हमने माना है, ये हमारे पास इस तरह से कोई बॉल थी या कोई वस्तु थी जिसका द्रव्यमान m था, जो u वेलोसिटी से चल रही थी। हमने उसके ऊपर क्या करा, एक बल लगाया F, जिससे के कारण उसकी वेलोसिटी, उसका जो वेग है वो कितना हो गया, v हो गया। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमने p को किस तरह से डिफाइन किया था, अभी डिफाइन किया था ना संवेग को, मास इंटू में वेग, द्रव्यमान इंटू में वेग। इसी तरह से अगर मुझे पहले डिफाइन करना तो पहले कितना हो जाएगा, मास कितना था m और वेग कितना था u। तो मेरा इनिशियल संवेग कितना हो जाएगा, प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा, m u। बाद में क्या हुआ है, अंतिम में क्या हुआ, पहले था मास जो है वो m ही रहेगा, लेकिन जो मेरा वेग है वो कितना हो गया, v। तो मेरा संवेग कितना हो जाएगा, p2 इज इक्वल टू m इंटू में v। अब मुझे संवेग में परिवर्तन निकालना है। कोई, मेरे पास कोई 2 वस्तु थी, पहले मेरे पास 2 था, बाद में कितना हो गया, 3। अगर मुझे इसका परिवर्तन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस 2, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो मुझे संवेग में परिवर्तन निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम कितना है मेरा, P2, प्रारंभिक कितना है, P1। तो संवेग में परिवर्तन मेरा किसके बराबर हो गया, P2 माइनस P1, यानी कि mv माइनस mu। दोनों में m कॉमन है, तो मैंने m को क्या करा, बाहर ले लिया और मेरे पास क्या बच गया, v माइनस u। अब गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, मेरे पास संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर हो गई, दर मतलब कि समय के साथ परिवर्तन। तो समय के साथ जब हम परिवर्तन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे t से भाग दे देते हैं। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को t से भाग दे दिया। या फिर हम कह सकते हैं द्वितीय नियम के अनुसार कि जो बल लगाया गया बल है वो किसके समानुपातिक है, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपातिक है। अगर ऐसा है तो F जो है वो मेरा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, किसके समानुपातिक हो गया, एम वी माइनस यू अपॉन में टी। एम यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब मेरे पास क्या है, समानुपातिक का साइन है, इसको मुझे किसमें परिवर्तित करना है, समानुपातिक को मुझे कन्वर्ट करना है इक्वल टू में। समानुपातिक होता क्या है कि
समानुपातिक मतलब कि समान तरीके से वो बढ़ेगा। बराबर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बराबर है। समानुपातिक समान तरीके से बढ़ेगा। अगर मैं इसे 2 गुना कर देती हूँ तो वो भी 2 गुना हो जाएगा। इक्वल टू में ऐसा नहीं होता। इक्वल टू में क्या होता है, अगर मैंने इसे 1 किया तो ये भी 1 होगा, मतलब कि बराबर है। लेकिन इसमें क्या होगा, 2 गुना करने पर ये 2 गुना हो जाएगा। सपोज करो मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या था 2, और मैं कह रही हूँ ये समानुपातिक है किसके, टी के। तो अगर मैं टी को क्या कर रही हूँ 2t, तो ये कितना हो जाएगा 4। ये मेरा समानुपातिक है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि 2 मेरा 2t के बराबर है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि t के 2 के बराबर है या नहीं है। तो जब भी समानुपातिक को इक्वल टू में परिवर्तित करना होता है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, एक स्थिरांक लगाते हैं। जो स्थिरांक जो है वो हमें क्या बताता है कि वो किस तरह से परिवर्तित होगा, जैसे 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा। इसलिए जब हमने समानुपातिक के साइन को हटाया, चिन्ह को हटाया, तो हमने क्या लगा दिया, इक्वल टू इंटू में के। जो के है वो हमारा क्या है, आनुपातिकता स्थिरांक है, जो क्या है, कांस्टेंट है, जो कभी भी चेंज नहीं होता। अब हमारे पास क्या है, जैसे ही हमने लगाया एम वी माइनस यू अपॉन में टी। हम जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर में त्वरण की परिभाषा की थी, अभी भी हमने रिवाइज की थी। त्वरण जो है वो किसके बराबर होता है, संवेग, वेग में परिवर्तन अपॉन में समय। तो मेरे पास क्या आ गया, एम वी माइनस यू अपॉन में टी। एफ जो है वो मेरा किसके बराबर आ गया, के एम ए, जहां पे v माइनस यू अपॉन में टी को मैंने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, F इज इक्वल टू के एम ए। ये मेरे पास गति का द्वितीय नियम आ गया मैथमेटिकली। अब हमें क्या निकालना है, इस k को निकालने के लिए k क्या होगा, और हम क्या करेंगे, बल को किस तरह से हम द्वितीय नियम के द्वारा माप सकते हैं, इसका मात्रक क्या होगा, ये हम इस पे डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं द्रव्यमान और त्वरण का ऐसा ही मात्रक कितना होता है, 1 का किलोग्राम होता है, और त्वरण का कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो बल का मात्रक हमारा क्या होता है, बल के मात्रक को जब हम परिभाषित करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो इस प्रकार है कि जो k का मान है वो कितना हो जाए, 1 हो जाए। हमने क्या कहा, k जो है वो कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो हमने इस तरह से डिफाइन किया इकाई बल को, कि जिसमें क्या है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। ये हमने डिफाइन किया। तो अब मुझे क्या है, मेरे पास क्या था एक्सप्रेशन, F इज इक्वल टू के एम ए। तो मैंने कुछ भी डिफाइन किया, मुझे अभी यूनिट नहीं पता, तो मैंने क्या डिफाइन किया, एक इकाई बल मेरा किसके बराबर है, के इंटू में जिसका द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम, और जिसका एक्सेलरेशन कितना है, त्वरण कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो हमारा के का मान है वो 1 हो जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, 1 बराबर के इंटू में 1 इंटू में 1। तो हमारे पास के जो है वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो जब हमारा के का मात्रक के जो है वो 1 हो गया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बच गया, F इज इक्वल टू एम ए। अब मुझे अगर इसको मात्रक को डिफाइन करना है, तो हमने न्यूटन ने डिफाइन किया, तो इसे इसके जो परिभाषित है वो किससे दिया जाता है, न्यूटन कहा जाता है, क्योंकि न्यूटन का गति के नियम और बल के नियम देने में बहुत बड़ा योगदान था। तो इसलिए इसका जो मात्रक है वो किनके नाम पर रखा गया, न्यूटन के नाम पर रखा गया। अब देखो, मास की जो मात्रक है वो कितना होता है, किलोग्राम, और जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, उसका मात्रक कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका मात्रक है वो किसके बराबर हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको हम डिफाइन करते हैं न्यूटन से। न्यूटन को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से। इसे किससे परिभाषित किया जाता है, एन द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो गति का नियम हमें क्या बताता है, एक बल को मापने की विधि प्रदान करता है, और ये क्या बताता है कि बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफलन से परिभाषित किया जाता है। अगर हमें किसी वस्तु का द्रव्यमान पता है और उसका त्वरण पता है, तो हम उनको गुणा करके हम क्या बता सकते हैं, बल की परिभाषा दे सकते हैं। और किसी वस्तु में द्रव्यमान अगर ज्यादा होगा तो उसके लिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और अगर हमें किसी वस्तु को त्वरित ज्यादा करना है तो उसके लिए हमें बल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। ऐसा ही हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं
कि अगर किसी वस्तु में ज्यादा संवेग परिवर्तन करना है तो हमें उसके अंदर ज्यादा बल भी लगाना पड़ेगा। तो यह बिल्कुल सही परिभाषा हमारी बल की न्यूटन की गति के दूसरे नियम के द्वारा हमें पता चलती है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास कि क्या हम द्वितीय नियम के द्वारा प्रथम नियम को भी परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। गति के द्वितीय नियम में हमने क्या देखा, जो हमारा एफ है वो किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है। हमने ए की वैल्यू पढ़ी थी अभी, ए जो है वो हमारा किसके बराबर होता है, वी माइनस यू अपॉन में टी के बराबर होता है। जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी तो मेरे पास क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू एम इंटू में वी माइनस यू अपॉन में टी। इस टी को जब मैं उधर ले जाऊंगी तो मेरे पास क्या जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। अब देखिए, अगर हमारा एफ जो है वो 0 हो जाता है, अगर ये एफ 0 हो गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 0 इंटू में टी हो जाएगा इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। अगर ये मेरे पास 0 हो गया तो मेरे पास क्या गया, 0 इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। एम कॉमन ले सकती हूँ मैं इसमें से, तो एम तो है वो हमारा 0 हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि v जो है वो हमारा किसके बराबर हो गया, u के बराबर हो गया। अगर कोई वस्तु पहले रेस्ट पर थी, अगर उसका u 0 था तो उसका v भी 0 होगा। अगर u जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड था तो v भी 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यही हमारा गति का पहला नियम था। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु जो है वो सीधी रेखा में गति कर रही है तो वो सीधी रेखा में ही गति करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिया है, बाह्य बल 0 लिया है। जब बाह्य बल नहीं लग रहा तो हमारा जो बॉडी का वेलोसिटी है वो वही का वही रहेगा। अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। इसका अर्थ यह है कि वस्तु समान वेग से चलती रहेगी। यदि शून्य है तो शून्य होगा, अर्थात वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी। सभी को क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं गति के द्वितीय नियम के प्रयोग के बारे में। जो गति का द्वितीय नियम है इसका सबसे अच्छा प्रयोग क्रिकेट में होता है। सब आप सभी ने क्रिकेट देखा है, खेला है। तो जब भी हम क्रिकेट देखते हैं या खेलते हैं तो हमने देखा है कि जब भी हम बॉल कैच करते हैं, जब बॉल हमारे पास आती है तो हम धीरे धीरे अपने हाथों को क्या करते हैं, पीछे की तरफ लेके जाते हैं। और अभी हमने गति के द्वितीय नियम में क्या पढ़ा, हमारे पास क्या था, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, यही हमने पढ़ा था। तो अब जब भी वस्तु हमें क्या करना है, कोई भी जब बैट्समैन जो है वो बॉल को थ्रो करता है फील्डर के पास, तो अब फील्डर क्या करता है, उसको बल लगना है। अब संवेग तो उतना ही रहेगा, संवेग में परिवर्तन तो वो तो उतना ही रहेगा। अब क्या करना है, बल को अगर उसे कम करना है तो समय को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जब वो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है तो वो क्या करता है, समय को बढ़ा देता है, जिसके कारण जो उसका प्रभाव है, जो उसका बल है वो कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे क्रिकेट मैच के दौरान जब बॉल जो है वो तेज गति से आ रही होती है तो हम क्या करते हैं, हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। हाथ को पीछे की ओर खींचने का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, समय बढ़ा देते हैं ताकि बॉल जो है वो, जो बॉल का बल है, जो प्रभाव है वो कम हो जाए। इसी तरह से ऊंचे कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है, क्योंकि हमें क्या करते हैं, अगर कुशन पे कूदते हैं, मतलब कि अगर किसी तकिए पर कूद रहे हैं, किसी सॉफ्ट सरफेस पे कूद रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, समय बढ़ जाएगा और उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। अगर समय कम होगा तो बल जो है वो ज्यादा होगा, उसका प्रभाव जो है वो ज्यादा होगा। इस तरह से अपोजिट भी हो सकता है। जैसे कराटे प्लेयर, जो कराटे खेलते हैं वो क्या करते हैं, समय को कम करते हैं ताकि बल ज्यादा हो जाए और बर्फ की सिल्ली या फिर लकड़ी का टुकड़ा जो है वो आसानी से टूट जाए। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, संवेग की परिवर्तन की दर को कम करते हैं, समय कम कर देते हैं ताकि बल का जो बल है वो ज्यादा हो जाए। इसके अंदर इतना ही है। आइए आगे करते हैं। द्वितीय नियम के कुछ उदाहरण हैं, और जो द्वितीय नियम के उदाहरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे न्यूमेरिकल जरूर आते हैं।
और न्यूमेरिकल्स करते हुए आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपको यूनिट्स सारी पता होनी चाहिए, और यूनिट्स को जब भी आप सॉल्यूशन करते हैं, जब भी आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो यूनिट्स जरूर लिखें। और आपको पता इसलिए होनी चाहिए ताकि आपको देखते ही पता चल जाए कि हमें क्या गिवन है। जैसे किलोग्राम किसकी यूनिट होती है? द्रव्यमान की या भार की। तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि हमें क्या गिवन है? द्रव्यमान गिवन है। सेकंड किसकी यूनिट होती है? समय की। मीटर प्रति सेकंड किसकी यूनिट होती है? वेग या गति की। तो ये चीजें हमें क्या पता बताती हैं? क्वेश्चन को बिना पढ़े ही हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो इसलिए यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में। यूनिट्स आपको सभी को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और क्वेश्चन में इनका यूज भी करना है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। तो आइए उदाहरण करते हैं। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए नियत बल कार्यरत करता है। तो हमें क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया हुआ है। 2 सेकंड के लिए उसके ऊपर बल लगाया जाता है। तो यह क्या करता है? ये बल वस्तु को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर, पहले वो 3 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था, यू गिवन है इसका मतलब हमें, बाद में उसे कितना कर देता है? 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। वी गिवन है, एम गिवन है, टी गिवन है। तो क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल गया कि ये क्वांटिटी तो हमें गिवन है। तो न्यूमेरिकल्स करने का सबसे अच्छा तरीका ही यही होता है कि जो क्वांटिटीज आपको गिवन है पहले वो लिखो। जैसे हमें क्या गिवन है? हमें u गिवन है, प्रारंभिक वेग। हमें अंतिम वेग गिवन है 7 मीटर प्रति सेकंड। हमें पता है कि हमारा जो बल है वो किसके बराबर होता है? F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन में टी के बराबर होता है। अब हमें क्या गिवन है? मास भी गिवन है। तो हमने जब वैल्यू पुट करी तो हमारे पास क्या हो गया? F इज इक्वल टू 5 इंटू में 7 माइनस 3 अपॉन में समय कितना गिवन है हमें? 2। जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं सॉल्यूशन इजी हो जाता है। 5 इंटू में 7 माइनस 3 कितना हो गया? 4। वेरी गुड, 2। अब हम इसे कट कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो मेरे पास क्या आ गया? 5 इंटू में 2, 10 न्यूटन मेरे पास वैल्यू आ गई। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या करा? लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। ये हमने कर लिया। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, अब हमने क्या कर दिया? पहले हमने समय कितना लिया था? 2 सेकंड। अब हमारा समय कितना हो गया है? 5 सेकंड। अब हमने समय को कितना कर दिया? 5 सेकंड कर दिया। अब देखते हैं वो क्या पूछ रहे हैं। तो हमें क्या बताना है कि अंतिम वेग कितना होगा। पहले जब 2 सेकंड के लिए लगाया था 3 से 7 हो गया था। अब हमें क्या करना है? ज्यादा समय के लिए लगाना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वेग हमें निकालना है कि उसका वेग जो है वो कितना हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? v निकालना है। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन में टी। इस टी को मैं इधर लेके जाऊंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। इस m को ये मल्टीप्लीकेशन में इसे नीचे लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगा? भाग में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एफ टी अपॉन में m इज इक्वल टू v माइनस u। अब u जो है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है? माइनस में है। जब मैं इसे इधर लेके जाऊंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा? इसको इधर लेके जाएंगे तो ये किसमें हो जाएगा? प्लस में। इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी अपॉन में m। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, अब हम इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? u हमें कितना गिवन है? 3 मीटर प्रति सेकेंड, प्लस बल अभी हमने निकाला था 10 न्यूटन। अब हमें समय कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के लिए हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं। और हमें मास कितना दिया हुआ है? 5। 5 से 5 कट गया तो 10 प्लस 3 कितना हो गया? 13। तो जब हम u f और m और t का मान रखने पर हमें क्या पता चलता है? जो हमारा अंतिम वेग है वो कितना आ जाता है? 13 मीटर प्रति सेकेंड आ जाता है। आइए एक और उदाहरण करते हैं इसी तरह का। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी?
2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या फिर 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने के लिए। तो हमें दो कंडीशंस दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है? पहले में अंदर हमें मास दिया हुआ है 2 kg, दूसरे में हमें मास दिया हुआ है 4 kg। पहले के अंदर हमें द्रव्यमान वस्तु का वो दिया हुआ है, वेग दिया, त्वरण दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरे वाले में दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है हमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमारा एफ जो है वो हमें क्या होता है, एम ए होता है। बल निकालना है मुझे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, m1 गिवन है 2 kg, a1 गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m2 गिवन है 4 kg, a2 गिवन है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब हम वैल्यू पुट करेंगे, पहला बल निकालेंगे, F1 इज इक्वल टू m1 इंटू में a1, 2 इंटू में 5। 2 इंटू में 5 किसके बराबर हो जाएगा, 10 न्यूटन के। वेरी गुड। दूसरा निकलेगा हमारे पास Ft इज इक्वल टू m2 इंटू में a2, 4 इंटू में 2, 8 न्यूटन। तो इस कंडीशन में हमें क्या पता चलता है, कौन सा बल ज्यादा है? देख के ही पता चल रहा है, F1 जो है वो क्या है हमारा, ज्यादा है F2 से। इसका मतलब क्या है, कम भार वाली वस्तु को ज्यादा त्वरण देने के लिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो इससे हमें ये क्या पता चलता है कि डिपेंड, जरूरी नहीं है कि मास ज्यादा होगा तो हमारा बल भी ज्यादा होगा। ये दोनों चीजों पर निर्भर करता है कि अगर त्वरण ज्यादा है, बल कम है, तब भी हमें ज्यादा बल लगाना पड़ सकता है। इससे हमें क्या पता चला, F1 जो है वो F2 से बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक और उदाहरण करते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और उस पर ब्रेक लगाने के बाद, ब्रेक लगाने का क्या मतलब क्या है, जो अंतिम वेग है वो कितना हो गया, 0। प्रारंभिक वेग हमें दिया हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटे। ये रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है, तो हमें समय भी गिवन है। तो हमें क्या बताना है, कार पर लगने वाले बल को ज्ञात करना है। अगर कार का कुल वजन, कुल भार जो है वो यात्रियों सहित कितना है, 1000 kg है। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, कार का प्रारंभिक वेग गिवन है, किसमें गिवन है, किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो हमारी एसआई मात्रक नहीं है, तो हमें इसे एसआई मात्रक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें कोई भी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना हो तो हमें यूजुअली एसआई यूनिट्स में ही सॉल्व करना चाहिए, ताकि हमारा जो आंसर है वो इजीली निकल सके, क्योंकि मोस्टली चीजें हमें एसआई में ही दी होती हैं, तो हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना जो है वो इजी हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब मुझे पता है 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, जल्दी बताओ बताओ बताओ, किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000। वेरी गुड, वेल डन। तो हमारे पास क्या हो गया, 108 इंटू में 1000। और 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60? नहीं मैम, 60 तो मिनट होते हैं। वेरी गुड, 60 तो मिनट होते हैं। अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 इंटू में 60 करना पड़ेगा। इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा हमारा, ये वाला 0 से ये वाला 2 0 कट गई हमारी, तो 6 1 6, 6 1 6, 6 8 48, 6 1 6, 6 3 18। तो हमारे पास क्या आ गया, जब हमने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास क्या आ गया, जो प्रारंभिक वेग है वो हमारा कितना हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड। 3 इंटू में 10 हमारे पास किसके बराबर हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो गया। और कार का अंतिम वेग, जब कार रुक जाती है तो उसका अंतिम वेग, इसका मतलब क्या हो गया, वो रुक गई, तो उसका वेग कितना हो गया, 0 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या दिया हुआ है, कार का कुल द्रव्यमान दिया हुआ है हमें 1000 kg। समय कितना है हमारा, 4 सेकंड, जिस पर हम ब्रेक लगाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारा एफ किसके बराबर होता है, एम इंटू में वी माइनस यू अपॉन में टी। वैल्यू पुट करेंगे, एम कितना है हमारा 1000, वी कितना है हमारा 0, यू कितना है हमारा 30, अभी हमने निकाला था, और समय कितना दिया हुआ है हमें 4। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
20 हो गया हमारे पास, 4 पंजे 20, 250, 250 इंटू में 30 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 250 इंटू में 30 करेंगे तो 2 जीरो हमारे पास पहले से है, और 25 इंटू में 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 75, और एक हमारे पास 0 माइनस 30 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -7500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7500 न्यूटन। तो हमारा जो बल है वो कितना आ गया, -7500 न्यूटन। और जो माइनस साइन है वो क्या डिनोट करता है, कि जो बल लग रहा है वो गाड़ी की गति की विपरीत दिशा में लग रहा है। और ऑब्वियसली पता है हमें ब्रेक लगाने, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी जो है वो किसमें करती है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वर्क जो है वो करती है। आइए एक और उदाहरण करते हैं। हमें क्या गिवन है, एक बल 5 न्यूटन का किसी वस्तु पर जिसका द्रव्यमान m1 है उसे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है, और वही बल जब किसी दूसरी वस्तु पर लगता है जिसका द्रव्यमान m2 है, उसे किससे त्वरित करता है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है। तो हमें क्या बताना है कि जब इन दोनों मास को ऐड कर दिया जाए, मतलब कि m1 प्लस m2 कर दिया जाए और यही बल लगाया जाए तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें m1 गिवन है, m1 गिवन है, m2 गिवन है, त्वरण गिवन है, बल गिवन है, और हमें क्या निकालना है, दोनों वस्तुओं को मिलाकर इनका त्वरण निकालना है। तो हमें पता है F जो है वो हमारा किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है। जब हमें m निकालना है, क्योंकि मुझे m1 और m2 ऐसे ही दिया हुआ है, मुझे वैल्यू नहीं दी हुई, तो मुझे m1 और m2 निकालना है, तो मेरे पास m किसके बराबर हो जाएगा, f अपॉन में a। अगर 1 होगा तो a1 हो जाएगा, 2 होगा तो a2 हो जाएगा। तो m1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, m1 f अपॉन में a1, m2 किसके बराबर हो जाएगा, f अपॉन में a2। अब मुझे क्या गिवन है, a1 जो है वो मेरा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, a2 जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, f जो है वो 5 है। मुझे क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो m1 कितना हो जाएगा, 5 बटा में 10 यानी कि 0.5 kg, आधा किलो। और ये कितना हो जाएगा, mt इज इक्वल टू 5 अपॉन में 20, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 kg, यानी कि 0.25 यानी कि 1 पाव। तो मेरे पास क्या हो गया, आधा किलो और 1 पाव हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, पॉइंट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा, 0.75 kg हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। यहां से मुझे अगर त्वरण निकालना है तो a जो है वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, f अपॉन में m के बराबर हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, f कितना मेरा अभी भी 5 न्यूटन है, और m कितना है 0.75। पॉइंट हटाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, 5 1 5, 1 15, फिर से कटिंग करेंगे, 5 3 15, और हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा 20। तो हमारे पास क्या आ गया 20 अपॉन में 3। जब हम 20 को 3 से भाग करेंगे तो सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा हमारे पास, 3 6 18, 0.6666 चलता रहेगा, क्योंकि 20 20 20 20 बार बार आता रहेगा। तो मेरे पास जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, जब हम राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा त्वरण हो गया। एक और उदाहरण करते हैं, ये लास्ट उदाहरण है आपका आज की क्लास का। तो इस उदाहरण में हम देखेंगे, एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखे थे ना, बहुत सारे ग्राफ वाले क्वेश्चंस किए थे, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस चैप्टर में भी है। गेंद को विराम अवस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल किया जाएगा। तो मेज हमारे पास इस तरह से मेज की वन है, एक बॉल जो है उस पर मैं क्या करती हूँ, त्वरण उसके ऊपर वो बॉल जो है वो अपने आप चल रही है धीरे धीरे। कुछ समय के बाद बॉल के घर्षण बल के कारण वो क्या करेगी, रुक जाएगी। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, उसका वेग जो है वो कितना हो गया, 0। जैसे हमें ग्राफ में भी गिवन है। पहले क्या था, हमारा वेग जो है वो कितना था, 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड था।
यूनिट का जरूर ध्यान रखना। देखो वेग किस यूनिट में दिया हुआ है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, तो हमें यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड है ये, और समय किस में दिया हुआ है, सेकंड में। तो हमने क्या देखा, पहले वो जो है वो 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से स्पीड से चल रही थी, अंतिम में उसकी वेग कितना हो गया, 0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया, और समय हमें कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड के अंदर ये वेग जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो हमें मास गिवन है, जी गिवन है, यू गिवन है, हमें क्या निकालना है, बल निकालना है, और टाइम भी गिवन है। क्या गिवन है, एम गिवन है, वी गिवन है, यू गिवन है, टाइम गिवन है। एक्सप्रेशन हमें पता है एफ का क्या वर्ग होता है हमारा, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन में टी। वेरी गुड, जिन बच्चों ने मुझसे पहले ये एक्सप्रेशन अपनी कॉपी में लिख लिया है। तो हमें क्या दिया हुआ है, गेंद का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। मेज के द्वारा गेंद पर घर्षण बल लगाने के कारण वेग जो है वो 10 सेकंड में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब हमें पता है त्वरण जो है वो हमारा किसके बराबर होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी के बराबर होता है। वी मेरा कितना है, 0 माइनस यू, यू कितना है मेरा 20 अपॉन में 10। जब हमने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस 2 सेंटीमीटर को मुझे किसमें परिवर्तित करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने कहा था कि हम जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्टली किसमें करते हैं, एसआई यूनिट में सोल्व करते हैं। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। जब हम इस इक्वेशन को 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा, 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो मेरे पास त्वरण आ जाएगा। अब मेरे पास बल का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू में a। अब लेकिन बल जो द्रव्यमान है वो भी मुझे किसमें दिया गया है, ग्राम में दिया, तो मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जब हम छोटी से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, और जब हम बड़े से छोटे में आते हैं तो गुणा करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, छोटी यूनिट दी है, तो बड़े में जाने तो हम क्या करेंगे, 20 को 1000 से भाग दे देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, द्रव्यमान जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, 20 बटा में 1000, और ए अभी हमने निकाला था माइनस 0.02 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या होगा हमारे पास, 20 इंटू में 1000, सॉरी 20 बटा में 1000 इंटू में 0.02। इसको जब हम हटाएंगे तो हमारे पास नीचे भी 100 आ जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो गई, 20 बटा में 1000 इंटू में 2 अपॉन में 100। 10 से 10 कट गया तो मेरे पास क्या आ गया, 4 अपॉन में, मेरे पास क्या आ गया, 4 अपॉन में 1 2 3 4। तो मेरे पास 4 पहले से ही है, तो मेरे को जो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर, जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.0004 जो है वो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास क्या था, 4 अपॉन में 1 2 3 4 zeros थी। तो एक तो मेरे पास 4 पहले से था, तो 3 0 मैंने पहले लगा दिया और पॉइंट लगा दिया। अब देखो यहाँ पर भी हमारा साइन जो है वो क्या आ रहा है, माइनस। तो माइनस का मतलब क्या है, जो घर्षण बल है वो हमेशा किस में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये हमने पिछले क्लास में किया भी था। तो जो ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है कि गेंद की गति की जो दिशा से अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण बल हमेशा आरोपित होता है। तो ये हमें पता भी है कि घर्षण बल जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तभी लगता है। तो ये आपके क्या थे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल थे आपकी एनसीईआरटी में से। आप इन्हें अपनी एनसीईआरटी की बुक में से भी स्टडी कर सकते हैं, और आपकी बैक की साइज में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उन्हें सॉल्व करेंगे, ताकि हम उन्हें नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि हमने किस तरह से इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है। थैंक यू।